हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। सुबह के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे कवर कर रहे बीपीएससी टीआरई 4.2 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जिसके अंतर्गत आप लोगों को एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर करवाया जा रहा है। एक बार हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ को चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुके हैं, फिर से मैं आप लोगों के लिए न्यू सीरीज़ स्टार्ट की हूँ, जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12 से आपको वो जो प्रीवियस वीडियो है, प्रीवियस जो क्लास है, उसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक में जो जो लिखा हुआ उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको देखा था। अभी जो न्यू सीरीज़ आप लोगों का स्टार्ट हुआ है, इसके अंतर्गत आपको एनसीईआरटी बुक के चैप्टर के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी बुक में मेंशन हो या फिर जो एक्स्ट्रा मटेरियल, उन सभी को आप लोगों को कवर करवाया जाएगा। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो वह इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल को ले सकते हैं। आपको जो सिलेबस आपके अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो मेरा हैंड रिटन नोट्स है, मैंने खुद से उस नोट्स को तैयार किया है। और आप लोगों के लिए मैं जितना ईजी से ईजी वे में हो सके नोट्स को बनाई हूँ, ताकि आप लोगों को उसको समझने में, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में ईजी हो सके। और साथ ही साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगी। एक्स्ट्रा मटेरियल इसलिए कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का पैटर्न देखिएगा, तो आपको हर एक एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, महत्वपूर्ण कथन रहेंगे, सिद्धांत और सिद्धांत का रहेगा। तो इसलिए इन सभी स्टडी मटेरियल को, एक्स्ट्रा चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग तो थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आप लोगों को वन लाइनर, सोशियोलॉजी का कीवर्ड, उन सभी को आप लोगों को देखते हुए चलना पड़ेगा, ताकि आपका जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है वो अच्छे प्रकार से कवर हो जाए। तो चलिए, आज का जो हमारा क्लास है, इसके अंतर्गत आप लोग एनसीईआरटी क्लास 11 में हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा था समाजशास्त्र का परिचय, समाजशास्त्र आखिर है क्या, उसको देखा था। और आज के क्लास में क्लास 11 के पार्ट 1 का बुक का जो पहला चैप्टर है वो है समाजशास्त्र एवं समाज। हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है? क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है हमारा समाजशास्त्र एवं समाज। इससे रिलेटेड हम लोग सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हुए चलेंगे, यानी सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र से हम लोग परिचय करेंगे कि समाजशास्त्र आखिर है क्या, भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति क्या है, समाजशास्त्र की रचना कैसी है, क्या इसकी भूमिका है, उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो समाजशास्त्र की रचना में इसके जो भौतिक मुद्दे हैं, बौद्धिक मुद्दे हैं, वो हम लोग देखेंगे। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र देखेंगे कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र वो कितने भागों में बांटा गया, किसने इसके बारे में बातें की हैं, समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध क्या है, उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। जिसके अंतर्गत हम लोग समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र एवं इतिहास एवं समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान, इन सभी को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि देखिए लाइक करने से क्या होता है, आपके लाइक और आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, ताकि मैं आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूं। साथ ही ये जो वीडियो है, इसकी रीच जो यूट्यूब है वो हाईलाइट करता है, ताकि जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं उन तक यह वीडियो पहुंच सके। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास हेल्पफुल लग रही है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी मुझे जरूर करिए। तो देखिए, हम लोग पहले देखते हैं कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। तो समाजशास्त्र का जो विकास है वो कैसी अवधारणा है? तो पाश्चात्य अवधारणा है, क्योंकि
समाजशास्त्र के जो जनक है वो कौन है? यूरोप के थे, अगस्त कॉम्ट। उन्होंने जो यूरोप में, फ्रांस में, वहाँ पे जो सोसाइटी था उनके अंतर्गत वहाँ पे जब अराजकता बहुत ज़्यादा देखी तो उनको लगा कि समाज की संरचना को जानने के लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि हम लोग समाज को और बेहतर ढंग से जान सकें। ठीक है, समाजशास्त्र के उद्भव और विकास के लिए जब बॉटोमोर ने, टीवी बॉटोमोर ने समाजशास्त्र के उद्भव के उसकी जो 4 अवस्थाएं बताई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अवस्था में अगस्त कॉम्ट आते हैं। ठीक है, तो उस जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय था इसमें आपके प्लेटो, अरस्तु, मनु, कौटिल्य, इन सभी ने अपने अपनी विचारधाराएं दी थी। कैसी, किसकी क्या विचारधाराएं थी इसके पहले के क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में जो वीरस्टेड महोदय है उन्होंने क्या कहा था कि समाजशास्त्र का जो अतीत है वो अति प्राचीन है, लेकिन इसका जो इतिहास है वो संक्षिप्त है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि देखिए हमारा जो समाज, ये जो समाज है, सोसाइटी है, ऐसा नहीं है कि ये आज का बना हुआ है। जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है उसका अपना कोई ना कोई सोसाइटी है, उसका अपना कोई ना कोई समाज है। तो जब से हम लोगों को लिखित प्रमाणित हम लोगों को मिला है, हम लोग को जानकारी मिली है, चाहे वो अभिलेखों के माध्यम से हो, पुस्तकों के माध्यम से हो, तो हम लोग उसको कह सकते हैं इतिहास। इतिहास आखिर होता क्या है? तो इतिहास जो है वो हमारा बीता हुआ, हम जैसे आज में जो हम जी रहे हैं, वर्तमान हमारा समाज शास्त्र हो गया। ठीक है, हम लोग समाज का अध्ययन कर रहे हैं, वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं, वो हमारा समाज शास्त्र हो गया। लेकिन जब अतीत के इतिहास का जो बीत चुका है उसके समाज के बारे में अगर हमको जानना हो तो वो इतिहास हो गया जो बीता हुआ कल है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र का जो अतीत है, यानी कि जब से मनुष्य आया है तब से तो समाज है, लेकिन उस समय का प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है, कोई अभिलेख, कोई पुस्तक हमारे पास हम लोग को रीडिंग करने के लिए नहीं है, तो इसलिए वो अतीत है, लिखित प्रमाणित हम लोग के पास नहीं है। लेकिन जब से हम लोग को प्रमाण मिला, यानी कम से कम आप 150 साल से पकड़ सकते हैं, जब से हड़प्पा सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, तो हम लोग जब उसका जो पुस्तक पढ़ते हैं, उसका जो प्रमाण पढ़ते हैं, हम लोग को पता चलता है कि अच्छा उन लोगों ने ये चीज़ों का आविष्कार किया था, उन लोग इस चीज़ का खेती करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते थे या फिर शहरी इलाकों में रहते थे, उनका शहर का बनावट क्या है, सब इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को जानकारी कैसे मिली है? तो पढ़ के ही मिली है। तो इसलिए इतिहास को क्या माना है उन्होंने? संक्षिप्त माना है। ये किससे माना है? तो रॉबर्ट विस्टेड ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट बोला जाए कि समाजशास्त्र मानव समाज का एक अंतर संबंधित समग्र विषय के रूप में अध्ययन करता है कि किस तरह समाज और व्यक्ति एक दूसरे से अंतर क्रिया कर रहा है। समाजशास्त्र क्या करता है कि वो क्या कर रहा है? समाज और मनुष्य का, क्योंकि बिना मनुष्य के समाज नहीं बन सकता है और समाज में मनुष्य का भी होना जरूरी है, तो वो एक दूसरे के साथ किस प्रकार से अंतःक्रिया करते, कैसे रहते, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ये सभी आपका एनसीईआरटी के बुक में मेंशन किया गया। ठीक है, कुछ ऐसी सामाजिक स्थितियां भी हैं जिन्हें समाजशास्त्र के उद्भव के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ें भी हुई थी जिसके लिए समाजशास्त्र का उद्भव को जिम्मेदार माना गया। वो क्या था कि 1450 से 1800 के मध्य की यूरोप की वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ठीक है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ये सभी कारण हुए समाजशास्त्र के उद्भव के लिए। ठीक है, समाजशास्त्रीय कल्पना हमें इतिहास और जीवन कथा को समझने एवं समाज के इन दोनों के संबंध को समझने में सहायता करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है कि यही इसका मुख्य कार्य है कि इसका जो परिणाम हम लोग को निकल के आता है कि व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में, सामाजिक संरचनाओं के बारे में हम लोग समझते हैं। समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो अगस्त कॉम्ट हैं। उनके साथ ही साथ अगस्त कॉम्ट का वास्तविक उत्तराधिकारी किसको माना जाता है? एमाइल दुर्खिम को, फिर मैक्स वेबर, इन सभी क्या किया था? समाजशास्त्र के उद्भव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को किए थे। ठीक है, भारत में समाजशास्त्र की जो वास्तविक शुरुआत है, अगर भारत में बात कीजिए, उतना देर तो हम लोग यूरोप में पढ़ रहे थे, फिर अमेरिका में भी पढ़े, शिकागो विश्वविद्यालय में।
अब हो रहा है कि भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत जो है वो बम्बई विश्वविद्यालय से मानी जाती है, जहाँ पे सन 1919 में पैट्रिक गिडिक्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना होती है। और भारतीय समाजशास्त्रीय जनक बोला जाएगा तो जीएस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे, पीएच प्रभु, इरावती करवे आएंगे। लेकिन भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन हो जाए तो जीएस घुरिये हो जाएंगे, जो कि मेनली अपने जाति प्रथा से रिलेटेड सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। वहीं अगर पाश्चात्य समाजशास्त्रियों में बात की जाए तो किम्बल यंग, सोरोकिन, दुर्खाइम, बोगार्ट्स, ये सभी चीज़ें आते हैं। ठीक है, समकालीन जो इतिहास है वो पुरुषों और स्त्रियों की सफलता और असफलता के बारे में अध्ययन करता है। ठीक है, सी राइट मिल्स, उन्होंने समाजशास्त्र को क्या माना था, शिल्प माना था। ठीक है, सी राइट मिल्स, उन्होंने समाजशास्त्र को क्या माना था कि समाजशास्त्र क्या है, एक शिल्प है। ठीक है, फिर साथ ही साथ उन्होंने समाजशास्त्र को बोला था कि ये दो भाषाओं की अवैध संतान है, क्योंकि समाजशास्त्र ये क्या है, इसका इंग्लिश में क्या है, सोशियोलॉजी है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो कि दो भाषाओं के शब्दों से मिला है, सोशियस प्लस लोगस। सोशियस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लोगस जो है ये ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, सोशियस का मतलब हो गया समाज, लोगस का मध्यम हो गया मतलब हो गया अध्ययन, यानी कि इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ बोले तो समाज का अध्ययन। इसको हम लोग एलजी के रूप में याद कर सकते हैं, लैटिन और ग्रीक, इस रूप से हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक तो लैटिन भाषा का शब्द है, एक कौन सा भाषा है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि ये सभी चीजें हम लोगों ने समाज के अंतर्गत पढ़ी। अब हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र का परिचय क्या है। समाजशास्त्र समाज एवं सामाजिक जीवन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। हम लोग जैसे जानते हैं समाज और व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया का पता इसी विज्ञान के माध्यम से लगता है, और यह स्पष्ट करता है कि आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थाएं किस प्रकार से अंतर संबंधित है, किस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यूरोप में होने वाले जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक बदलाव थे, तो उन्होंने एक ऐसे विषय की आवश्यकता महसूस हुई कि जो कि समाज की व्यवस्था को समझने के लिए वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करे। तो इसी के लिए सन 1838 में जो फ्रांसीसी दार्शनिक थे, कौन, जो फ्रांसीसी दार्शनिक थे 1838 में, अगस्त कॉम्ट, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, इनको समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। उनको लगा कि नहीं, एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि पूरे प्रकार से किस है, तो समाज से रिलेटेड है। तो इन्होंने इसके लिए सबसे पहले समाजशास्त्र को नाम दिया था सामाजिक भौतिकी। क्या नाम दिया था, सामाजिक भौतिकी नाम दिया था, यानी कि इसको बोला था सोशल फिजिक्स, क्योंकि अगस्त कॉम्ट जो थे ना वो भौतिकवादी विचारधारक थे। ठीक है, इनका जो सब्जेक्ट था वो फिजिक्स था, तो इसलिए उन्होंने समाजशास्त्र को नाम पहले दे दिया था सामाजिक भौतिकी। लेकिन ये जो शब्द है इसको पहले ही एडोल्फ क्वेटलेट यूज कर चुके थे। कौन यूज किए थे, एडोल्फ क्वेटलेट। ठीक है, मैंने बहुत बार बताया है, आप लोगों को बताना है कि एडोल्फ क्वेटलेट ने, आज का होमवर्क रहा कि कौन से ईयर में इन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द का यूज किया था, ये मुझे आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। तो फिर अगस्त को हमको लगा कि नहीं, हम एक, अब मान लीजिए कोई चीज़ करता है, नया करता है, तो वो चाहता है कि उसका श्रेय उसको पूरा जाए। ठीक है, क्रेडिट लेना चाहता है। तो अगस्त कॉम्ट देखते हैं कि हम तो सामाजिक भौतिकी नाम दिए, लेकिन ये नाम तो पहले ही एडोल्फ क्वेटलेट यूज़ कर चुके हैं, तो नहीं, अब हमको इसका नाम रखना चाहिए समाजशास्त्र। फिर उन्होंने 1838 में इसका नाम क्या रख दिए, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी नाम रख दिए। अब समाज शास्त्र जो है उसका कार्य क्या है, नाम तो रख दिए, अब ये काम क्या करेगा, तो ये व्यक्तिगत समस्याओं और जनहित मुद्दों के मध्य संबंध को स्पष्ट करना इसका काम हो गया। समाज का विधिवत अध्ययन करना,
व्यक्ति का अन्य समाजों के साथ जुड़ाव व संबंध को स्पष्ट करना और समाजों की असमानताओं को स्पष्ट करना, ये इसके महत्वपूर्ण कार्य थे। उन्होंने इसके बारे में बात की। समाजशास्त्र को हम लोगों ने देखा कि ये 2 भाषाओं के शब्दों से बना है, ठीक है। समाजशास्त्र जो है ये क्या है, हमारे रहन सहन, हमारे मनुष्य के व्यवहारों, इसका हमारे जो दार्शनिक विचारधाराएं, आर्थिक विचारधाराएं, इन सभी चीज़ों का ये अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का जो सरोकार है ये हमारे मानकों, मूल्यों के प्रति है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी मुख्य दृष्टि की बात की जाए तो ये क्या करता है, मनुष्य के जो व्यवहार है उसका क्या करता है, अनुसरण करता है, उनको देखता है। समाजशास्त्र को अपने परीक्षणों, विश्लेषण में कुछ निश्चित नियम होते हैं जिसको उसको फॉलो करना होता है, और वो वैज्ञानिक तौर पर इसका अध्ययन करके इसके बारे में बात किए थे। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, जो आपको जानना इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे पहला आ जाएगा गिडिंग्स महोदय का। वे बोलते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, तो समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। समाजशास्त्र का सामाजिक अध्ययन है, ठीक है। वर्ड महोदय बोलते हैं समाजशास्त्र क्या है, तो समाज का विज्ञान है। ओडम बोलते हैं समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो कि समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र क्या है, तो समाज का अध्ययन करता है। बोगार्ट्स बोलते हैं कि इन्होंने सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र के अध्ययनों पर विशेष जोर दिया, जैसे परिवार हो गया, पाठशाला हो गया, ग्राम हो गया, मंदिर हो गया, राष्ट्र हो गया, इन सभी के अध्ययन के बारे में। वहीं किम्बल यंग बोलते हैं कि समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहारों का संबंध है, ठीक है। समूह में मनुष्य के व्यवहारों का संबंध, ये बात कौन करते हैं, तो किम्बल यंग करते हैं। इतना हम लोगों ने समाजशास्त्र को समझा, इसकी परिभाषाओं को समझा। अब हम लोग देखेंगे कि समाजशास्त्र का भारत में किस प्रकार से विकास होता है। तो देखिए, भारत में अगर बात की जाए तो समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में शुरुआत यूरोप की तुलना में थोड़ी देर से हुई थी, ठीक है। हमारे सामाजिक विषय में, हमारा समाज के बारे में हम लोग प्राचीन काल से तो पढ़ते ही आ रहे हैं, हम लोग धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से भी पढ़ते आ रहे हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया। तो इन सभी चीज़ों से हम लोग समाज के बारे में जानते हैं। मनु का मनुस्मृति हो गया, इन सभी से हम लोग उस समय के जो तत्कालीन समाज थे उसके बारे में हम लोगों को वर्णन मिलता है, ठीक है। लेकिन भारत में अगर इसको बात की जाए तो समाजशास्त्र का अध्ययन ऐच्छिक विषय के रूप में 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में किया जाने लगा। भारत में समाजशास्त्र का आरंभ बम्बई विश्वविद्यालय में पैट्रिक गिडिस की अध्यक्षता में सन 1919 माना जाता है, ठीक है, जहाँ से समाजशास्त्र विभाग की एक स्पेशल विभाग की, पहले इसको अर्थशास्त्र के साथ पढ़ाया जाता था, फिर 1919 में इसको एक अलग डिपार्टमेंट मिल गया कि हाँ समाजशास्त्र का पढ़ाई होगा। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में ब्रिजेंद्रनाथ सील के प्रयासों से पढ़ाया जाता था। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर.के. मुखर्जी की अध्यक्षता में इस विषय को मान्यता मिली। 1923 में मैसूर में, 1939 में पूना विश्वविद्यालय में श्रीमती इरावती कर्वे की अध्यक्षता में इस विभाग की स्थापना हुई। 1952 में समाजशास्त्र की एक अलग सोसाइटी बनी जिसको कि इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी माना जाता है। साथ ही साथ इसके अगर अनुसंधान केंद्रों की बात की, आप लोग एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें आपका मेंशन है, ठीक है। इसके कौन कौन से हैं, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क लखनऊ तथा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा जैसे अनुसंधान केंद्रों पर शास्त्रीय अनुसंधान होना प्रारंभ हुआ। ये आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, इतना हम लोग पढ़े कि भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे होता है। अब पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति यानी समाजशास्त्र की नेचर किस तौर पे, तो साइंटिफिक तौर पे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो समाजशास्त्र की जो प्रकृति है इसका अध्ययन विज्ञान की पद्धति के आधार पर इसको माना जाता है, और इसके लिए अगस्त कॉम्ट, दुर्खी, मैक्स वेबर आदि ने समाजशास्त्र को प्रारंभ से ही क्या माना है, विज्ञान माना है। इसके लिए वो इसके निम्न आधार भी बताते हैं, जैसे कौन कौन से हो गए, तो तथ्यों का वर्गीकरण, अवलोकन, क्या है का अध्ययन करना। समाजशास्त्र क्या है,
का अध्ययन करता है, सत्यापनशीलता, क्योंकि देखिए वैज्ञानिक तौर पे जब भी आप कोई चीज़ का अध्ययन करते हैं तो आप जो भी रिजल्ट दीजिएगा, जो भी डाटा दीजिएगा, तो कोई अगर दूसरा भी आकर अध्ययन करता है तो उसका रिजल्ट में, आपका रिजल्ट में अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अंतर हो जाएगा तो फिर वो वैज्ञानिक नहीं होता है, तो इसलिए बोला जाए सत्यापनशीलता। कार्यकरण संबंधों की स्थापना, सिद्धांतों की स्थापना, भविष्यवाणी, सार्वभौमिकता, वस्तुनिष्ठ अध्ययन, पूर्वानुमान लगाना, ये सभी चीज़ें इसके बारे में बात की गई। अब हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र का पर्सपेक्टिव क्या है, इसका परिप्रेक्ष्य क्या है। तो परिप्रेक्ष्य, ये जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के पर्सपेक्टिव का हिंदी रूपांतर है, जो कि लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट से बना हुआ है, जिसका कि अर्थ होता है सीन थ्रू, अर्थात देखा गया। तो सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि परिप्रेक्ष्य का अर्थ होता है एक ओर से दूसरी ओर देखना अथवा निरीक्षण करना, ठीक है। ये हम लोग पर्सपेक्टिव का मतलब समझ लिए। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का जो आधार है वो क्या हो जाएगा, तथ्य, चर, अवधारणाएं, ये सभी चीज़ें। समाज के अध्ययन में अगस्त कॉप ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया था। तो समाजशास्त्र के अध्ययन में अगस्त कॉप ने कौन सा पर्सपेक्टिव यूज़ किया था, तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यूज़ किया था। परिप्रेक्ष्य विचार करने या घटना को समझने, इसको व्याख्या करने की एक दृष्टि होती है, इसलिए इसे अध्ययन का एक दृष्टिकोण भी बोला जाता है। एक थिंकर है गुडे एवं हॉट, उन्होंने अपनी पुस्तक मेथड इन सोशल रिसर्च के अनुसार बताया कि कोई भी घटना, वस्तु या स्थिति का अध्ययन विभिन्न प्रकार से किया जाता है। उनके अनुसार किसी विषय का अध्ययन क्षेत्र, प्रकृति, सिद्धांत, अवधारणाएं, परिभाषाएं, उसका जो पर्सपेक्टिव है वो ये सभी चीज़ें उसको निर्धारित करता है। थियोडोरसन नेक्स्ट थिंकर है, वे मानते हैं कि हमारे मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति एवं अर्थ व्यक्ति को संदर्भ और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उनके अनुसार ये जो परिस्थितियाँ, ये जो अवलोकन है, ये क्या करता है, हमारा परिप्रेक्ष्य कहलाता है, हमारा पर्सपेक्टिव कहलाता है। तो ये था समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान। क्या बोला जा रहा है, समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान। तो देखिए समाजशास्त्र क्या है, तो सामान्य बौद्धिक प्रश्नों से अलग है। क्या है समाजशास्त्र, क्या है, तो सामान्य बौद्धिक प्रश्नों से ये अलग है। सामान्य बौद्धिक वर्णन क्या करता है, सामान्यतः व्यक्तिवादी वर्णन पर आधारित होता है, व्यवहार का एक प्रकृतिवादी वर्णन करता है, और इसी मान्यता पर ये आधारित होता है कि व्यक्ति की जो प्राकृतिक कारण है, व्यक्ति क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए समाज के अंतर्गत तो आपको गरीबी भी देखने को मिलेगा, तो गरीबी किस कारण से है, इसका अध्ययन करना है, गरीबी का क्या कारण है। तो जो समाजशास्त्रीय व्यक्ति होते हैं और जो प्रकृतिवादी व्यक्ति होते हैं वो अपना अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। कैसे तर्क देते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, समाज के अंतर्गत जो कुछ भी, जैसे आपको मान लीजिए गरीबी भी थी, ये भी तो सोसाइटी के अंतर्गत ही हमें देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही इसका किस प्रकार से अध्ययन करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे आपका कारण क्या है, तो गरीबी का कारण क्या हो जाएगा, गरीबी के कारण। गरीबी के कारण, तो इसको समझने के लिए दो प्रकार के पर्सपेक्टिव के लोग रहते हैं। पहला क्या है, समाजशास्त्रीय, पहला क्या है, समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव के, और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रकृतिवादी। कैसे हो जाएंगे, तो प्रकृतिवादी। तो जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के जो लोग होते हैं वे बोलते हैं कि वर्ग समाज में जो असमानता है, वर्ग समाज में असमानता के कारण गरीबी होती है, ऐसा उनका मानना है, ठीक है, वो अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जो प्रकृतिवादी है वे बोलते हैं कि नहीं, लोग क्या है, कमजोर हैं, इसलिए वे गरीब है, लोग कमजोर हैं, लोग कमजोर है इसके कारण गरीब है। जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के हैं वे बोलते हैं
अनियमित एवं अधिक खर्च करना और मजदूरी कम, जिसके कारण गरीबी होती है। अनियमित, अधिक और मजदूरी कम मिलने से यानी क्या होता है, गरीबी देखने को मिलती है। वही जो प्रकृतिवादी है वो बोलते हैं कि लोग कम बुद्धिमान होते हैं, लोग जो होते हैं कम बुद्धिमान होते हैं, जो गरीब होते हैं वो कम बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण हमें गरीबी देखने को मिलती है। तो इन सभी कारणों से बहुत से समाजों में, भारत के बहुत सारे लोग भागों में ये सभी चीज़ें शामिल हैं, जिसके आधार पर हमें ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये था समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान। नेक्स्ट है बौद्धिक विचार, जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा जो आधुनिक काल है, इसमें किस प्रकार का समाज है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो जो पहले के समाज थे, जैसे शिकारी हो गए, टोलियों में रहने वाले, संग्रहकर्ता हो गए, उन सभी के बारे में हमको जानना आवश्यक हो जाएगा। डार्विन ने अपना जो जीव विकास का, जीववाद का सिद्धांत किसका है, डार्विन का है। इसमें वे बोलते हैं कि समाजशास्त्री विचारों पर वो अपना दृढ़ प्रभाव प्रस्तुत करते हैं। वो बोलते हैं कि समाज का जो तुलना है वो जीवित जैववाद की तुलना की जाती है। जीवित मनुष्यों के साथ उन्होंने इसकी तुलना की है कि मनुष्य का जो शरीर है जीव, उसके साथ उन्होंने समाज के बारे में विकास की है। साथ ही साथ क्रमबद्ध विकास के चरणों में इसके बारे में बात करते हैं। ये किसमें, तो आपका बौद्धिक विचार जो कि समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। जो हमारे अगस्त कॉम्ट जी हैं, जो समाजशास्त्र के जनक हैं, वो प्रारंभिक आधुनिक काल के विचार हैं और उन्होंने समाजशास्त्र का, उनको संस्थापक माना जाता है और समाजशास्त्र के मानव कल्याण में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र, यानी समाजशास्त्र का स्कोप क्या है, क्या है। सो स्कोप फॉर सोशियोलॉजी, इसको हम लोग देखेंगे। और कल के क्लास में हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र का अन्य विषयों के साथ तुलना, कि समाजशास्त्र का अन्य सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार का रिलेशन है, ये हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखिए, समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ, यहाँ समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र देखते हैं और कल की क्लास में हम लोग समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ तुलना को देखेंगे। तो समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र की बात की जाए तो समाजशास्त्र को मेनली क्या होता है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय, स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसको कि बोला जाता है विशिष्ट विज्ञान, जिसको क्या बोला जाता है, विशिष्ट विज्ञान बोला जाता है। इस संप्रदाय के जो ये विशिष्ट विज्ञान है, ये जर्मन जो संप्रदाय है उससे रिलेटेड है और इसके प्रवर्तक कौन है, तो जॉर्ज सीमेल है। कौन है, जॉर्ज सीमेल है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जॉर्ज सीमेल है। और इस संप्रदाय जॉर्ज सीमेल और टॉनिज को भी माना जाता है और अन्य समर्थकों में जॉर्ज सीमेल भी हो गए और फिर आपके टॉनिज हो गए। उसके बाद अगर दूसरा थिंकर को बोला जाए तो मैक्स वेबर हो गए, वीरकांत, उसके बाद बानवीज, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। इस विचारधारा के अनुसार वो बोलते हैं कि जिस प्रकार से जो अन्य सब्जेक्ट है, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो वो सब क्या करते हैं, स्पेशल
अध्ययन करता है। जैसे पॉलिटिकल क्या करेगा, वो सिर्फ राजनीति का अध्ययन करेगा, इकोनॉमिक्स सिर्फ आर्थिक व्यवस्था का, ज्योग्राफी सिर्फ भौगोलिक अध्ययन करता है, हिस्ट्री सिर्फ इतिहास का। तो उसी प्रकार से इस मत के जो प्रवर्तक है वो बोले थे कि समाजशास्त्र क्या करता है, सिर्फ समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसको स्पेशल विज्ञान माना है कि समाजशास्त्र क्या है, स्पेशल विज्ञान है इसका उन्होंने। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तथा अंतर वस्तु में भेद करना ये बहुत कठिन है, नहीं किया जा सकता है। समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों से अलग करके भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि सभी विज्ञान तो एक दूसरे से रिलेटेड है। आप समाज पढ़िएगा तो उसके अंतर्गत आपको पॉलिटिकल भी पढ़ना पड़ेगा, और उसी के अंदर इकोनॉमिक्स भी है, ज्योग्राफी, सभी तो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु एक दूसरे को प्रभावित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत कमियां हैं। ठीक है, जो समन्वयात्मक, पहला तो उन्होंने स्वरूपात्मक बताया था, दूसरा वो बताते हैं समन्वयात्मक, समन्वयात्मक संप्रदाय। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि ये सामान्य विज्ञान, इस मत के जितने भी प्रवर्तक थे वो इसको सामान्य विज्ञान मानते हैं, बोलते हैं कि नहीं सोशियोलॉजी क्या है, और इसके कौन है तो सोरोकिन हो जाएंगे। इसके बारे में कौन बताए हैं तो सोरोकिन बताए। और वो बोलते हैं कि जो जैसे सामान्य विज्ञान के रूप में इसको बात करते हैं कि जैसे अन्य विज्ञान है, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, ठीक है, वो उसके जैसा उन्होंने इसको सामान्य विज्ञान बोला है कि इसमें सभी विज्ञानों का समन्वय है, इसकी बात करते हैं। इसमें आपके दुर्खिम आ जाएंगे, हॉबहाउस आ जाएंगे, अन्य मत के प्रवर्तक में दुर्खिम, हॉबहाउस, जिन्सबर्ग, ये सभी थिंकर इसके अंतर्गत जो कि समाजशास्त्र के विषय वस्तु को सामान्य विज्ञान मानते हैं। इसमें जैसे समाजशास्त्र अगर कमियों के बारे में बात की जाए तो समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बनाने का प्रयास में ये सामाजिक विज्ञान एक खिचड़ी बन गया रह गया है। सामान्य विज्ञान विशिष्ट बनाने से भी फिर भी ये अलग होकर रहता है, लेकिन सामान्य बना दिया गया है तो ये खिचड़ी बन गया है, क्योंकि सारा सब्जेक्ट इसमें मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों पर पूरी तरह से आश्रित हो जाएगा और इसका अपना कोई अलग स्वतंत्र विशेष क्षेत्र नहीं रहेगा। समाजशास्त्र की अपनी पद्धति विकसित नहीं हो पाएगी। ये सभी इनके अंतर्गत कमियों के बारे में बात की गई है। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास हेल्पफुल लगा होगा। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग देखें कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, समाजशास्त्र का परिचय क्या है, भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति क्या है, क्या क्या इसके अंतर्गत आएंगे, उन सभी 10 चीज़ों के बारे में, 10 तथ्यों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। समाजशास्त्र के पर्सपेक्टिव को देखा, ठीक है, इसके सामान्य बौद्धिक ज्ञान के बारे में जानकारी की। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र को देखा। कल के क्लास में हम लोग समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध को देखेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग के चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।